दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वसीयत के बारे में। किन सर्कमस्टांसेस में किसी वसीयत को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस मान लिया जाता है। जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 मार्च 2022 को सिविल अपील नंबर 1565/2022 में जो निर्णय दिया गया उससे आपको इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक मिल जाएगा। शुरू करने से पहले मेरे आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से मेरे साथी पुराने हैं, मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी मेरा निवेदन, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जिस सिविल अपील 1565/2022 की मैं बात कर रहा हूँ वह समरनलता व अन्य बनाम कलावती व अन्य के नाम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समक्ष प्रस्तुत हुई। इस केस को समझने के लिए, इस सारे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाना मैं उचित समझता हूँ। क्या था केस, आपको समझने में आसानी होगी। दरअसल समरनलता के ससुर मन्नार रेडियार व उनकी सास अधिलक्ष्मी अम्माल, इन दोनों लोगों ने दो अलग अलग संपत्तियों के संबंध में दो वसीयत एग्जीक्यूट की। पहली वसीयत अधिलक्ष्मी अम्माल द्वारा 30 जनवरी 1995 को की गई। उस वसीयत के कुछ समय बाद 14 अगस्त 1995 को उनका स्वर्गवास हो गया। दूसरी वसीयत उनके पति द्वारा यानी कि मन्नार रेडियार द्वारा 10 दिसंबर 1998 को की गई और मन्नार रेडियार की भी मृत्यु 8 अगस्त 2000 को हो गई। वसीयत में खास क्या था, दोनों ही वसीयतों में इनके दो बेटे थे, एक वी.एम. चंद्रशेखर और दूसरे वी.एम. शिवा कुमारन। तीसरी इनकी पुत्री थी कलावती। लेकिन जब माताजी ने वसीयत की तो उन्होंने अपनी संपत्ति जो उन्हें अपने पैटर्नल अंकल से मिली थी और इसके अलावा जो भी उनके अपने नाम में संपत्ति थी उसका बंटवारा वसीयत के द्वारा अपने बड़े पुत्र वी चंद्रशेखरन और वी सी कुमार के बीच कर दिया। बेटी को उस संपत्ति में इन्होंने वसीयत के द्वारा कोई हिस्सा नहीं दिया। बताया कि इन्होंने बेटी की शादी पर पैसा खर्च किया, प्लॉट खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए और भी इनको संपत्ति इन्होंने कैश दे दिया है। इन्होंने अपनी वसीयत में कारण बताया। दूसरी वसीयत जो कि कलावती के पिता द्वारा की गई, बाद वाली वसीयत, उन्होंने अपने नाम से जो उनके नाम में संपत्ति थी उस संपत्ति का बंटवारा उन्होंने भी अपने दोनों बेटों के बीच में कर दिया। वी चंद्रशेखरन और वी.एम. शिवा कुमार के हक में कर दिया। पुत्री कलावती को उन्होंने भी कोई शेयर नहीं दिया। कुछ समय पश्चात दंपति के बड़े पुत्र वी.एम. चंद्रशेखरन की मृत्यु हो जाती है। वी.एम. चंद्रशेखरन अपने पीछे पत्नी समरनलता और दो बच्चों को छोड़कर जाते हैं। इसी बीच कलावती व उनके भाई शिवा कुमार वी.एम. शिवा कुमार एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पार्टीशन का सूट फाइल कर देते हैं। जैसे ही इनके पता चलता है वी.एम. चंद्रशेखरन की पत्नी समरनलता को, ये तुरंत एक प्रोबेट फाइल करती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके हक में प्रोबेट डिग्री कर देता है। इस प्रोबेट के आदेश के खिलाफ कलावती मद्रास हाई कोर्ट पहुंचती हैं। मद्रास हाई कोर्ट धारा 384 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत ये जाती हैं। मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष कलावती ये प्ली लेती हैं कि चूंकि माता और पिता की जो वसीयतें इन्होंने प्रोड्यूस की हैं, जिसके आधार पर ये प्रोबेट लेकर आए हैं, उसमें पुत्री होने के नाते मेरा भी हिस्सा बनता है, लेकिन मेरी माता और वह पिता ने मुझे संपत्ति में, जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया, जिसके कारण यह शक पैदा होता है कि दोनों वसीयतें फेक हैं, गलत तरीके से बनाई गई हैं, सस्पिशियस हैं। हाईकोर्ट ने भी कलावती के कथन पर विश्वास करते हुए यह माना कि चूंकि पुत्री को संपत्ति में हक नहीं दिया गया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसके एक्सक्लूजन के कारण टेस्टेटर की जो वसीयतें दोनों दिखाई गई हैं वह दोनों सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत आती हैं। यानी कि उन्होंने प्रोबेट कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और इन वसीयतों को गलत करार दिया। इस आदेश के विरुद्ध
स्वर्णलता सुप्रीम कोर्ट आते हैं और तब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सिविल अपील 1565/2022 आती है, जो कि स्वर्णलता वर्सेस कलावती के नाम से दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि किसी भी कोर्ट को इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वह यह डिसाइड करे कि वसीयत में जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बच्चों के बीच में, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है या किसी को नहीं दिया है, इसको निर्णीत करने का राइट किसी भी न्यायालय को नहीं है। वसीयत के आधार पर वसीयत का सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस केवल 2 ही परिस्थितियों में हो सकता है। उन्होंने 2 परिस्थितियां क्या क्या बताई सुप्रीम कोर्ट ने, वही इस ऑर्डर का सार है, वही इस ऑर्डर की मुख्य बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप वसीयत को केवल उसी दशा में सस्पिशियस मान सकते हैं जब या तो यह सिद्ध होता है कि टेस्टेटर वसीयत करते समय साउंड माइंड का नहीं था, दूसरा उसके सिग्नेचर डिस्प्यूटेड हैं, या तो उसके सिग्नेचर डिस्प्यूटेड हैं या वह टेस्टेटर ने जब वसीयत की वह साउंड माइंड का नहीं था, हेल्दी माइंड का नहीं था। इन दोनों में से कोई एक बात या दोनों बात अगर हैं तब हम उसको सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वसीयत के केस में केवल 2 ही स्थितियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोट की गई अपने इस जजमेंट के द्वारा, कि या तो सिग्नेचर के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, टेस्टेटर ने जो सिग्नेचर किया हुआ है बताते हैं कि साहब ये दिवंगत ने जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके द्वारा वसीयत की गई है और उसको चैलेंज किया गया है वसीयत को, अगर उसके सिग्नेचर मिसमैच करते हैं कि साहब सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, सिग्नेचर उस व्यक्ति के नहीं है, तब वह वसीयत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के तहत आती है। या जैसा कि दूसरा मैंने बताया कि वो साउंड एंड डिपोजिंग स्टेट ऑफ माइंड टेस्टेटर की नहीं है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है। लेकिन अगर पार्टीज ये कहें कि जब वसीयत की गई तो मेरे माता ने या मेरे पिता ने जिसने वसीयत की है, टेस्टेटर ने मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया या कम दिया है, इसको निर्णीत करने का अधिकार इस कोर्ट को इंडियन सक्सेशन एक्ट धारा 384 के तहत तो कम से कम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस लॉ भी कोर्ट किए जो पुराने केस लॉ इसी मुद्दे पर आ चुके हैं, जिनमें से कविता कंवर वर्सेस पामेला मेहता जो कि AR 2020 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें पब्लिश हुआ। दूसरा V वेंकटचलैया अयंगर बनाम BN तिमनजामा जो कि AR 1959 सुप्रीम कोर्ट AIR 1959 में पब्लिश्ड हुआ। तो इस तरह से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अगर वसीयत चैलेंज की जाती है तो वह इस आधार पर कम से कम नहीं की जाएगी कि जिसके हक में वसीयत की गई है उसको संपत्ति में कम हिस्सा मिला या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हिस्सा नहीं दिया गया। मान लीजिए किसी की संतान है, 4 हैं, 5 है, जैसे इस केस में आया 3 है, 3 में से 2 को संपत्ति का हिस्सा मिला, 1 को नहीं मिला, तो इस आधार पर वसीयत को आप चैलेंज नहीं कर सकते। इस निर्णय को निर्णीत करने वाली बेंच का भी नाम मैं बता दूं, हेमंत गुप्ता जज थे और दूसरे जज थे इसमें रामा सुब्रमण्यम। कुल मिलाकर मैं समझता हूं दी गई जानकारी आपके शायद काम आए, आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर भी करते चलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।